हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूं आपकी एडुकेटर शरण्या और आज की करंट अफेयर्स के जो स्पेशल टॉपिक है वो ये है कि आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट को कट किया है बाय 25 बेस पॉइंट्स। तो ये रेपो रेट होता क्या है, कौन रेपो रेट को डिसाइड करते हैं, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या हो सकता है, एंड साथ साथ में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आया है तो इसको लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है, एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1-to-1 मेंटरशिप यूपीएससी के लिए प्रोवाइड करते हैं। मैं शरण्या यहाँ पे एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरी जो ऑप्शनल है जूलॉजी, उसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे अवेलेबल टाइम रहता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं सेशन को। तो कैसे करना है ये एक बार दिखा देते हैं। जैसे आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे सबसे पहले साइन अप करना है अपना ईमेल को यूज़ करके, एंड देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन में जाना है एंड वहाँ पे आप आइदर मेरा नाम सर्च कीजिए और सब्जेक्ट सर्च कीजिए तो आपको शरण्या खांडरा दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करके एक बुकिंग टाइम को सिलेक्ट करना है। आइदर आप मेरे जो टाइम शेड्यूल्ड है उसमें कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो शेड्यूल्ड टाइम होगी उस टाइम पे आपको सेशन ज्वाइन करना है। आपके पास लिंक आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सी, दिस इज़ वेरी इजी। तो अब आते हैं जो न्यूज़ था। न्यूज़ क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 मेंबर की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है that reduced the key policy rate by 25 base points, and the GDP growth is now projected 6.7% in 2025-26। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ देखना है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है, एंड ये जो पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट को चेंज किया है तो वो रेपो रेट क्या है। यहाँ पे यूपीएससी के लिए 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2024-25 के लिए 6.4% था वो अब 25-26 के लिए बढ़ा के 6.7% कर दिया है। बट स्टिल दिस इज लो बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रोजेक्शन है, इकोनॉमिक सर्वे का प्रोजेक्शन है 7%, बट स्टिल आरबीआई का प्रोजेक्शन 6.7% है। तो अब देखते हैं रेपो रेट होता क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अब लिक्विडमेंट एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में कितना लिक्विड कैश रहेगा, इसके लिए कुछ कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव टूल एक होता है, क्वांटिटेटिव टूल एक होता है। तो क्वांटिटेटिव टूल के अंदर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है रेपो रेट। ओके, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पहले क्या है कि इट इज़ ए पॉलिसी टूल दैट अलाउज बैंक टू बोरो मनी थ्रू ए रिपर्चेज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक रिपर्चेज एग्रीमेंट रहता है, मतलब बैंक के साथ आरबीआई का एक एग्रीमेंट होता है कि आरबीआई कुछ पैसे अगर बैंक को दे रहे हैं तो उसको वापस खरीद लेंगे, दैट इज रीपर्चेज। तो तो ये रीपर्चेज फैसिलिटी का जो पार्ट है उसके अंदर एक टूल है ये रेपो रेट। तो रेपो रेट का डेफिनेशन देखते हैं। कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट जीसेक फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कमर्शियल बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है उसको आरबीआई को देने के बाद कुछ पैसे वो बोरो कर सकते हैं आरबीआई से फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको रेपो रेट कहते हैं। ये नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रेपो रेट को यूज़ नहीं किया जाता है। कमर्शियल बैंक कोई नॉर्मल कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करते। कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि बैंक के पास पैसे की कमी हो गई या फिर 1-2 दिन के लिए उन्हें थोड़ा मार्केट में लेंड ज़्यादा करना है,
तो इन दैट सिचुएशन इमरजेंसी बेसिस पे आरबीआई बोरो करने देते हैं और विथ दिस रिपर्चेस एग्रीमेंट। और रेपो रेट हमेशा क्यों बढ़ा के रखा जाता है? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसे होना चाहिए था, उसने मेंटेन नहीं किया, तभी आरबीआई से वो पैसे लेंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली बैंक की ये इनकेपेबिलिटी है कि वो मेंटेन नहीं कर पाए थे, जितना पैसे रखना था उतना मेंटेन नहीं कर पाए थे। तो एज ए पेनल्टी उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से पैसे बोरो करना पड़ रहा है, दैट इज़ द रेपो रेट। तो ये कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ओवरनाइट रेपो होता है, जो जब नेक्स्ट दिन के लिए बोरो किया जाता है उसको ओवरनाइट रेपो बोला जाता है। टर्म रेपो अगर 15 डेज के लिए बोरो किया जाता है तो उसको टर्म रेपो कहते हैं। अगर 1 से 3 इयर्स मतलब 1 से 3 साल के टाइम के लिए परचेस किया जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म रेपो रेट कहते हैं। और रेपो विंडो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज दैट आरबीआई अलाउज फॉर रेपो ट्रांजैक्शन। तो हो सकता है कि आपके पास कमर्शियल बैंक के पास कैश की बहुत ही दिक्कतें हैं, कैश की क्रंच है, तो क्या वो अपनी सारे सिक्योरिटी से रेपो रेट पे खरीद सकते हैं? नो। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटी ही है जो आरबीआई अलाउ करता है रेपो ट्रांजैक्शन के लिए, दैट इज 1% ऑफ देयर एनटीडीएल। ये क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब डिमांड लायबिलिटी क्या होता है कि आपको जब भी पैसे चाहिए आप बैंक से ले सकते हैं। जैसे क्या होता है? करंट अकाउंट, आप कभी भी जाके पैसे उठा सकते हैं। और टाइम लायबिलिटी क्या होता है? लाइक फिक्स डिपॉजिट, आप 1 साल या फिर 3 साल के लिए अगर रखते हैं तो उसके पहले आप उठा नहीं सकते। तो टोटल जितना डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बैंक के पास है उसका 1% एज ए रेपो विंडो यूज किया जा सकता है, ये आरबीआई अलाउ करता है। ओके, तो ये जो रिपर्चेज एग्रीमेंट है ये आई होप सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली दूसरा एक रेट होता है, वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंक कैन कीप एक्सेस लिक्विडिटी विथ आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म एंड देन बैक एट प्रीडिटरमाइंड रेट एंड डेट। तो जब आरबीआई बैंक को पैसे दे रहा है रिपर्चेस एग्रीमेंट के थ्रू तो वो होता है रेपो रेट। जब बैंक आरबीआई को पैसे देता है थ्रू दैट रिपर्चेस एग्रीमेंट कि हम कुछ टाइम के लिए पैसे आपके पास रख रहे हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा आ गया, पैसे आपके पास रख देते हैं एंड जो डेट और टाइम हमने फिक्स किया है उस डेट में जो रेट फिक्स्ड है उस रेट में वापस ले लेंगे। ये जो रिपर्चेस एग्रीमेंट बैंक आरबीआई के साथ करता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। When bank is not willing to lend money in the market as not confident about market, तो बैंक के पास पैसे एक्स्ट्रा कैसे आता है? बैंक के पास एक पैसा है जो उन्हें मार्केट में देना था, मार्केट में बोरो करने देना था, बट मार्केट का कंडीशन ऐसा है, इकोनॉमी का कंडीशन ऐसा है कि बैंक को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो अगर लेंड करने देंगे तो उन्हें वापस पैसे मिलेगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो बैंक क्या करते हैं? अपने एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख लेते हैं। तो जिस रेट पे वो रखते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट को हमेशा लोअर रखा जाता है, रेपो रेट से हमेशा कम रखा जाता है। क्यों? ताकि बैंक मार्केट में पैसा लगाए, ना कि आरबीआई के पास रख दे। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट को हमेशा रेपो रेट से कम रखा जाता है। रिवर्स रेपो विंडो भी सिमिलर क्या है? 1% ऑफ एनटीडीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उतना ही है, 1% ही रिवर्स रेपो रेट का विंडो है। तो आई होप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये है कि आरबीआई का रीज़न क्या है रेपो रेट कट करने का। फर्स्ट क्या है कि ये लेंडिंग रेट को रिड्यूस कर देगा।
जितना कैश था वो एक्सेसिबल होगी, क्रेडिट एक्सेसिबल होगी और अफोर्डेबल होगी। दूसरा क्या है कि आरबीआई अगर रेट कट करता है तो बैंक भी कस्टमर के लिए रेट कट करेगा, तो बोरोइंग विल बी चीपर फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो बिजनेसेस और जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब इंडिविजुअल लेते हैं और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लेते हैं, तो इन सब के लिए बोरोइंग कम हो जाएगा, बोरोइंग चीपर होगा। दैट विल लीड इंक्रीज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी को आसानी से कार लोन मिल जाता है, होम लोन मिल जाता है, तो वो इंडिविजुअल पैसे खर्चा तो करेगा एंड उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। नेक्स्ट होता है कि जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है दैट विल इंक्रीज। और साथ साथ में आरबीआई को इकोनॉमी की इन्फ्लेशन भी मैनेज करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को मैनेज करता है ना आरबीआई, तो वो भी आरबीआई को मैनेज करना होगा। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो जॉब क्रिएशन होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हो सकता है कि कोई स्मॉल स्टार्टअप बनने लगे जो जॉब क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है। तो ये आरबीआई का रीजन है, क्या क्या रीजन से रेपो रेट कट किया है। अब आते हैं, ये तो था आरबीआई का रीजन, अब है इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या होगा। तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो क्या क्या कम हो जाएगा। ए लोअर रेपो रेट मेक्स बोरोइंग चीपर फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो ये तो सही है कि लोगों के लिए, बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए बोरोइंग का रेट कम हो जाएगा। ईएमआई ऑन होम्स एंड व्हीकल्स विल बी कम डाउन। तो जितने भी ईएमआई चलता था वो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन के लिए, वो सब कम हो जाएगा। तो डेट को रिपे करना आसान है, डेट रिपेमेंट आसान होगी। डेट अगर रिपे करना आसान है तो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लोग स्पेंडिंग करना चाहेंगे, कार खरीदना है, होम खरीदना है, घर बनाना है, तो ये सारे, या फिर किसी को शादी करना है तो पर्सनल लोन ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट तो होगी एंड स्पेंडिंग भी बढ़ेगा। विथ लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जब रेपो रेट कम हो जाता है, बैंक्स आर लाइकली टू रिड्यूस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग क्या होता है कि मिनिमम एक खर्चा होता है लेंड करने के लिए, पैसे देने के लिए, तो वो कम हो जाएगा। इसे MCLR कहते हैं। दैट इज मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो व्हिच ए बैंक इज नॉट अलाउड टू रेंट। ये कौन डिसाइड करता है? ये भी आरबीआई ही डिसाइड कर रखता है कि MCLR कितना होनी चाहिए। तो MCLR क्या है? ए मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो व्हिच ए बैंक इज नॉट अलाउड टू रेंट। एक मिनिमम लेंडिंग रेट जिसके नीचे बैंक, जिस रेट के नीचे बैंक लेंड को मतलब बैंक को अलाउड नहीं है लेंड करना, वो MCLR कम हो जाएगा, तो बैंक कम रेट पे लेंड कर सकते हैं एंड देयर बाय विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो ये जितना भी आरबीआई ने काम किया उसका लास्ट रिजल्ट क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अब इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है? ये तो सारा हो गया कि कौन कौन सी चीज़ कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। अब क्या क्या बढ़ जाएगा? ए लोअर रेट कैन लीड ए हायर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज्ड मनी क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, तो इकोनॉमी में जितना मनी था उससे ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लोअर इंटरेस्ट रेट कोई भी चीज़ की प्राइस को बढ़ा देगा। इट कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग्स। तो एक्चुअली अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उसका वो कम हो जाएगा। सेविंग्स के ऊपर जितना इंटरेस्ट रेट था वो कम हो जाएगा। मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल टू सेव, क्योंकि गवर्नमेंट एंड आरबीआई चाह रहा है
कि आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करें तो सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो सेविंग्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों को सेविंग करने का मन नहीं होगा, तो लोग स्पेंड करने लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे टूल से आरबीआई लोगों की एंड बिजनेसेस की साइकोलॉजी को चेंज करते रहते हैं। ओके, तो अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ मेंटेन करता है। ठीक है, ये एक 6 मेंबर कमेटी है। यहाँ पे जो कमेटी है वहाँ पे 6 लोग रहते हैं। 6 लोग कौन कौन है? आरबीआई के गवर्नर है जो चेयरपर्सन होते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, 3 ऐसे मेंबर होते हैं जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, एंड एक नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं फ्रॉम आरबीआई। तो ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होता है उसमें कौन कौन रहते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रहते हैं, आरबीआई की गवर्नर रहते हैं, और 3 एक्सपर्ट रहते हैं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग का 3 एक्सपर्ट रहते हैं। तो ये 4 लोग मिलके, ये जितने लोग हैं सब लोग मिलके एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं। तो ये सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर को अपॉइंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ओके, तो और ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कौन बनाता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स की सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, आरबीआई के गवर्नर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये जो 3 एक्सपर्ट होते हैं इनको अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। ये 4 लोग मिलके एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी 3 लोगों को अपॉइंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। आई होप 6 मेंबर की कमेटी आपको समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, 6 मेंबर की कमेटी है तो हो सकता है कि 3-3 में कोई वोटिंग हो रहा है, तो इन दैट केस आरबीआई के पास एक कास्टिंग वोट रहता है। तो बेसिकली आरबीआई जो चाहेगा, मतलब आरबीआई के गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है, तो बेसिकली आरबीआई जो चाहेगा वही होता है। और ये क्या है, दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर 4 years, 4 साल के लिए ये ऑफिस में रहते हैं, एंड नॉट सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट, तो इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ये कुछ चीज़ आपको जानना था। सी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इट डिसाइड्स आरबीआई's benchmark interest rate. It is a 12-member body including the governor of RBI and reconstituted every year. It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. तो इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है? तो ये 6 मेंबर कमेटी था, एंड हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, 4 साल के लिए होता है। और ये 4 साल के लिए क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 5 साल में लोकसभा इलेक्शन होता है, तो गवर्नमेंट बदलते हैं इसमें। तो अगर इकोनॉमी के जो मेंटेन करने का कमेटी है वो भी अगर बदल जाए और लोकसभा के मतलब लोकसभा में सरकार भी बदल जाए, तब क्या होगी, पूरे इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अलग होते हैं। अब आरबीआई भी अगर अपना पॉलिसी अलग बना ले तो इकोनॉमी सफर करेगा, इसलिए ये 4 साल का होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। एंड दिस फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नो, द चेयरमैन इज आरबीआई गवर्नर। ओके, तो ओनली फर्स्ट वन वाज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछते हैं। रेपो रेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने की चांसेस है। तो आपके लिए एक सरप्राइज है कि एडुबोल्ट का ऐप लॉन्च हो गया है फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। आप इसको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। एंड आपको आई होप आप लोगों ने कल के जो मेंस का क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व किया है, और अगर आपको इवेलुएट कराना है तो आप एडुबोल्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में आपको कोई भी कॉपी इवेलुएट करके दे दिया जाता है।
आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आप उसको अवेल कीजिए फैसिलिटी को। एंड नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट करंट अफेयर्स की जो वीडियो होगी उसमें फिर से कुछ न्यू टॉपिक को लेके आएंगे। एंड तब तक के लिए गुड लक। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स और जो मेरी मैपिंग सीरीज़ है वो आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल एडुगोल्ड IAS को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ओके, बाय एवरीवन।